हाँ कहाँ पर क्या था? हाँ भैया स्ट्रक्चर बनाया गया था। अच्छा स्ट्रक्चर हो गया था। आज लोग देखते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल में एंगल बिटवीन टू बॉन्ड। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, तो दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल। ठीक है, इन डाल देना थोड़ा सा। इट डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन इसमें डाल दे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहला हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देखो क्या करो, यहाँ पर 3 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम is same and it has no lone pair. Hybridization of central atom is same and it has no lone pair. Then bond angle will be same. Then bond angle will be same. तो bond angle क्या होगा? Same होगा। ठीक है, जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, SO3, सभी का बॉन्ड एंगल, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सभी का, और बॉन्ड एंगल सभी का कितना है? 120। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और बॉन्ड एंगल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी सेंटर एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तुम क्या नाम बेटा पढ़े हो? क्या नाम है उसकी? काम क्या देख रहे हो? यहाँ पर राइटिंग नहीं समझ आ रही है, क्लियर बोलो ना, राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो उसको थोड़ा साफ कर देंगे, नहीं तो आधा वो गलत देखेगी, तुम आधा उसका देख के गलत लिखोगे, पूरे गलत हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं दिक्कत उसको बताओ, कोशिश करें तो चीजें पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल देंगे सेम। आगे चले जाए भैया, मिटाएंगे इसको। दूसरा पॉइंट, अच्छा ध्यान देना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सुन लो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बी फर्स्ट, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम बट सेंट्रल आइटम है लोन पेयर, सेंट्रल आइटम है लोन पेयर, देन bond angle will be sorry then यहाँ पर भैया bond angle is inversely proportional to lone pair, bond angle is inversely proportional to lone pair। ध्यान रखना, CH4 NH3 H2O, ध्यान रखना बेटा, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या है? sp3। लोन पेयर अगर बात किया जाए तो 0 1 2, बॉन्ड एंगल अगर बात किया जाए भैया तो 109.28, 107, 104.5। ध्यान देना एक चीज और बता दें, अगर सेंट्रल आइटम एक ही पीरियड के हैं तो बॉन्ड एंगल में एक लोन पेयर बनने पर नियरली
2.5 की कमी आती है। जैसे देखो 9 था, 7 हो गया, 7 था 4 और 5 हो गया। तो नोट करके प्लान लिख लिया। हाँ भैया, देन उसके बाद ये लिखे अरे हाँ, इसके बाद लाइन खत्म हो गई भैया। तो क्या लिखने वाले हैं, लिखिए। नोट एक ही लाइन। इफ क्या वो बोलने वाले थे, सेंटर एटम इज सेम, सॉरी हाँ, इफ सेंटर एटम इज फ्रॉम सेम पीरियड, if center atom is from same period, then with increase in one lone pair, with increase in one lone pair, then with increase in one lone pair, bond angle decreases about 2.5 degree. बॉन्ड एंगल डिक्रीज अबाउट 2.5 डिग्री। तो अगर सेंटर एटम एक ही पीरियड का है तो एक लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल लगभग 2.5 डिग्री कम होता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज अबाउट 2.5 डिग्री। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सी, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट सेम, if hybridization is not same, then bond angle directly proportional to percentage S character। भैया यहाँ पर ध्यान दो, sp3 sp2 sp कितना परसेंटेज है, 25, 25%। 33.50 परसेंटेज यस बढ़ इंक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। आपको ध्यान हो, यहाँ पर 180 बताया गया था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या बताया था, 180, और यहाँ पर 109, 109 से 180 हो गया। आप चार्ट पेपर बनवाए थे, आप देख लो, सबसे ऊपर 180 था, सबसे नीचे लगभग 72 पहुँच गए थे। तो जैसे जैसे एस करेक्टर घटा, बॉन्ड एंगल भी क्या हुआ, घट गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, इधर ध्यान दो, CH4 यहाँ पर SO3 और CO2, यहाँ पर कितना sp3 sp2 और sp कितना बोलना चाह रहे हैं, 109.28 120 और कितना 180। तो परसेंटेज एस बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ रहा है। इधर उल्टा में क्या, अब दूसरे पॉइंट पे आ गए हो, सेकंड पॉइंट पे। व्हाट इज सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर 2 पॉइंट हैं। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आइटम if attached atom is same। and central atom is from same group। सेंटर एटम एक ही ग्रुप से है। सेंटर एटम क्या है, एक ही ग्रुप से। अभी आप ध्यान दो, अभी इसके पहले एग्जांपल लिखे थे, CH4 ध्यान से देखो, NH3 और H2O। सेंटर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो पीरियड में जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इस काम, अच्छा, जुड़े हुए एटम भी सेम है। CH4 में H है, NH3 में H है, H2O में भी H है। तो जुड़े एटम सेम है।
और सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वहाँ लोन पेयर है चीज तो। जी सर। और यहाँ पर इसलिए कहा दिया गया कि अगर एक ही एटम से रिलेट कर रहा है, एक ही ग्रुप से रिलेट कर रहा है, किससे कर रहा है, एक ही ग्रुप से, तो एक ही ग्रुप से रिलेट करेगा तो लोन पेयर फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करता हूँ NH3 PH3 ASH3 SBH3 इलेक्ट्रॉनिटी घट रही है। इलेक्ट्रॉनिटी आप सेंटर एटम डिक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस भैया। H2O H2S H2SE H2PE। ध्यान देना, यहाँ पर नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर नो हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दो, एक बेंट रूल है, एक बेंट रूल है, उससे भी हाइब्रिडाइजेशन लोग निकालते हैं, हाइड्राइड का। किसका? तो आपको सीधे बता दें कि रूल तो पूछा नहीं जाता, केवल हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये केवल मतलब इस ग्रुप में, ध्यान देना, इस ग्रुप में और कार्बन वाले फैमिली में, कार्बन के नीचे वाले ग्रुप में, इन तीनों में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तीनों में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। बस इतना जान लो, बस सुनो ना, बेंट रूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सीधे जान लो कि इनका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बस बात खत्म। समझा था इसको? अब आप उसके अकॉर्डिंग निकालोगे, जैसे आपको फार्मूला बताया गया तो हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3 आएगा ही। ठीक है, तो चलो, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। फॉर सेम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यहाँ पर सेम है, देखो बेटा, यहाँ सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप का है। यहाँ सेंट्रल एटम एक, देखो ये सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, सेम, जैसे OCl2 OBr2 OI2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम डिक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। समझिएगा, देखिएगा बेटा, समझ लो थोड़ा सा, क्यों ऐसा समझदारी लिखाते जा रहे हैं आप, ये तो लिखा भी होगा। ठीक है, थोड़ा समझ लो। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर OCl है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, O की 3.5 बताए थे, Cl की 3, I की 2.5, और यहाँ पर OI है, क्या है, I, इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है। इन तीनों में सबसे नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन Cl के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा या नहीं, खींचेगा, आयोडीन के उसको और तेजी से खींचेगा। किसका ज्यादा खींचेगा, आयोडीन का। तो मतलब आयोडीन वाले केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर नजदीक होंगे, और Cl वाले में तो उतना नजदीक नहीं होंगे, थोड़ा दूर होंगे, उतना नजदीक नहीं होंगे, थोड़ा दूर होंगे। और इधर देखो, यहाँ पर दो लोन पेयर है, अभी बेसबल थ्योरी पढ़ाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन होता है, तो जो सबसे ज्यादा रिपल्सन तो लोन पेयर के बीच में होता है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये जो आपस में रिपेल करेंगे तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ऐसे ध्यान दो, ऐसे है, ऐसे देख रहे हो ना, तो इधर से अगर इनको रिपेल किया जाए तो नजदीक आ जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे कुछ लगा दो और तब इधर से दाबो, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा,
अब यहां पर ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर से रिपल्सन होगा तो ये भी तो नजदीक आ गए हैं, देख लो यहां पर ये नजदीक आ गए हैं, इनके बीच में भी तो रिपल्सन होगा ना, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हैं। बात हो रहा है ना? तो जब ऐसे इधर बाहर से प्रेशर पड़ेगा तो आयोडीन वाले केस में इलेक्ट्रॉन पेयर नजदीक हैं, तो ये भी अंदर से रिपेल कर रहे हैं, तो उतना नजदीक नहीं आने देंगे, आने देंगे नहीं। लेकिन सीएल वाले में तो इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हैं। अब जैसे मान लो ऐसे हाथ है हमारा, अब बाहर से फिर पुश करो, अब ये मार्कर यहाँ पे करो पुश, और यही मार्कर यहाँ पे कर दें तब तो यहाँ आ जाएगा नजदीक ना, तो इसी चीज है। तो ये यहाँ पर नहीं पता, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है कहाँ गया? हाँ, तो देखना वही सेम चीज है, ये नजदीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, आने नहीं देगा, और ये उतना अंदर से रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं है, तो ये नजदीक आ जाएगा, एंगल में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज है, वास्तविक चीज ये है। मिटाएं इसको, इधर को भैया, इधर देखना NH3+ 4+, अगर जुड़े एटम भी सेम है और अटैच एटम भी सेम है, जुड़े एटम सेम है मतलब दोनों एक ही बात है सारी, मतलब सेंटर एटम सेम है और अटैच एटम भी सेम है, तो फर्क केवल चार्ज का होगा। भाई दोनों चीज सेम है तो फर्क केवल चार्ज का ही तो होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, पॉजिटिव में यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के आने का मतलब लोन पेयर का आना, और लोन पेयर के आने का मतलब बॉन्ड एंगल का कम होना, बॉन्ड एंगल का कम होना, तो पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा होगा। यहाँ पर ध्यान दो, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही होगा, लोन पेयर 0 1 2 वाला, और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, कम होगा। नीचे वाला एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा भी जा चुका है, जो नीचे वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल की कहानी खत्म हुई। इसको बताते क्या? जो क्वेश्चन भेजे थे बॉन्ड एंगल पे था या नहीं था? उसमें नहीं था। आज आप इसके पहले आप लोग बातें रात में 8 बजे के आसपास याद दिलाओ, दिलाते नहीं कोई, ठीक है? दिला लेंगे सर, उसी समय में खाली रहता होगा, दिमाग में कुछ दिन चलते रहता है। चलो, तो बॉन्ड एंगल हो गया, इसके जस्ट पहले लेक्चर तक का था। हाँ, तो आज इसको भेज देंगे हम, बॉन्ड एंगल बेस पर दिन में सब भेज देंगे। भाई देखो, यहाँ पर हाइड्रेशन निकालो, सबका sp3 आएगा, यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं, नाइट्रोजन के पास कितने निकालते हैं 5, एक चला गया, कितना बचा 4, चारों ने शेयर कर लिया, लोन पेयर बचा नहीं, 5 थे 3 ने शेयर कर लिया, तो 2 बचे ना, एक लोन पेयर, 5 थे एक आ गया, कितना हो गया 6, और शेयर कितने ने किया 2, तो 6 में 2 शेयर किए, 2 बच गया ना, 2 बच गया, तो इसका मतलब 4 बचा, तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर बच गया, 2 पेयर, ठीक है? कोई तो निकाल गया लोन पेयर को, ठीक है ना? मान एनर्जी पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? थर्मोडायनामिक्स में कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन बताए रहे होंगे, फैक्टर इफेक्ट पढ़ाए नहीं करोगे, ठीक है? तो मान एनर्जी एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पढ़ाया गया था। अरे रिपीटेशन तो बताया है, तो बताना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी शुरू किए तो x + y y डैश है। हां, बॉन्ड एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the bond present in one known compound. Is bond energy, while
amount of energy required to break the particular bond is known as bond dissociation energy. Is known as bond dissociation energy. It is different for different bond. सब लिखा है यहाँ पर, लिखा है as on breaking of one bond electron cloud of central atom is changed. Electron cloud of central atom is changed. इतना तक लिखा गया था। ध्यान रखना ये CH4 है, ये 4 CH बॉन्ड है, ये x किलो कैलोरी तोड़ेंगे तो लगेगा, y किलो कैलोरी लगेगा, z किलो कैलोरी लगेगा, z डैश किलो कैलोरी लगेगा, ये इतना किलो कैलोरी ये लगेगा। अब देखना बेटा, आप सोच रहे होंगे कि सभी CH बॉन्ड है तो अलग अलग क्यों लगेगा, बताया गया, लेकिन फिर से एक बार देखो यहाँ पर होगा क्या, जब ये तोड़ेंगे अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 कितने हैं 8, तोड़ेंगे तो टूटने का 2 तरीका होगा, एक तो कार्बन दोनों हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए तो कार्बन के पास कितने बचेंगे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसमें एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब अगला बार तोड़ने के लिए आपको अलग एनर्जी देना होगा। हो सकता है ध्यान दो ऐसे तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले ले, तो इसके पास कितने बचे 7, फिर भी तो 8 नहीं है ना, तो फिर 7 को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर से एनर्जी चेंज हो जाएगी। तीसरा तरीका है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ही ले ले, हाइड्रोजन न ले। इस दशा में भी पहले 8 था, अभी भी 8 है, लेकिन पहले जो 8 था वो बॉन्ड बनाया था, लेकिन अब जो 8 है उसमें से 2 बॉन्ड नहीं बनाए हैं, खाली हैं। तो खाली हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन ज़्यादा होता है। अभी आपको कोई काम दे दिया जाए तब दिमाग में शरारत कम सूझेगी, खाली बैठे हो ज़्यादा सूझेगी, वही तो है। तो यहाँ पर कोई काम इसके पास है नहीं, रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट करेगा, तो रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट करेगा, इसका तो एनर्जी फिर चेंज हो जाएगी, भले 8 इलेक्ट्रॉन पहले भी थे अभी भी। तो ये लिखा गया है कि इट इज डिफरेंट बॉन्ड, डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड नहीं लिखा गया, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड लिखना था, डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड है ना। एज ऑन ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सेंटर एटम इज चेंज, बोले थे लिखे नहीं सर, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, और क्यों डिफरेंट है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान दें, तो यहाँ पर अगर बॉन्ड एनर्जी कहा जाए तो एवरेज अमाउंट x y z प्लस z डैश डिवाइड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा, इतना किलो कैलोरी, इतना किलो कैलोरी हो जाएगा। चलो बेटा ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ तक पढ़ा गया था। फैक्टर अफेक्टिंग, पहला बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस। क्या बोलना पसंद कर रहे हैं, HCl बोलो भैया, HCl
एच आई एक छूट गया एच एफ यहाँ पर डिफरेंस डिक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ये आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। क्यों एक फिर से रिपीट करोगे? अब आप बताओ, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या इसको? छोटे इसको पहले इसको ठीक है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसको कम। तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहे हैं, देखो एफ की साइड, अच्छा बॉन्ड लेंथ है क्या बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर ध्यान दो, ये एच है, ये एफ है, ये एच है, ये आई है। तो यहाँ पर किसमें न्यूक्लियस दूर है? पहले केस में, दूसरे वाले में? न्यूक्लियस कहाँ दूर है? तो बॉन्ड लेंथ का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच की दूरी। तो ये दूरी दूर है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसको उतने आसानी से तो एग्जाम्पल वही हो गया। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि बॉन्ड एनर्जी क्यों घट रही है, तो आप दोनों में से कोई भी कारण बता सकते हो। आप कह सकते हो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी घट रहा है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी घट रहा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी घट रहा है। एक और चीज यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, देखिएगा एक्सेप्शन Cl2, F2, Br2, I2। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। यहाँ पर F की एनर्जी कम है, क्यों भैया? साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो रिपल्सन अगर। साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिससे क्या होगा? रिपल्सन होगा। तीसरा फैक्टर है लोन पेयर। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। यहाँ पर CH4, NH3, H2O, HF। लोन पेयर अगर यहाँ पर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3। तो लोन पेयर क्या कर रहा है? इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। कितने फैक्टर हुए बेटा? 3। कुछ एक आदमी डाल रहे हैं भैया, इसको भी डाल दें। आगे क्या बेटा? आगे कुछ है? बॉन्ड ऑर्डर, चौथा पॉइंट। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम लिखाएंगे, अगला मोटी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है? अभी बस वैसे ओरली जानते रहो कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम। तो अब आप इसको खुद ही बता सकते हो, बता सकते हो नहीं बता सकते? 3 बॉन्ड मतलब ज्यादा। हाँ, एक चीज ये ध्यान देना कि बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। एक चीज और ध्यान देना है, अभी हम यहाँ पर क्या लिखोगे? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है? इन दोनों में कोई ज्यादा स्टार्ट नहीं है, तीनों में।
सबसे ज़्यादा फायदा है फर्स्ट। which has maximum bond energy? ए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। इसको क्या था? भैया हाँ, यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि एटम शुड बी सेम। जब बात आगे देखोगे तो एटम ना बदलने पाए। ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन वाले का सिंगल बॉन्ड ले लो, कार्बन नाइट्रोजन वाले का डबल बॉन्ड ले लो और किसी दूसरे का ट्रिपल बॉन्ड ले लो। ऐसा नहीं। अगर कार्बन कार्बन लिए हो तो कार्बन कार्बन दूसरी बार भी होगा और तीसरी बार भी कार्बन कार्बन भी होगा। तो एटम शुड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, सेम नहीं। समझ रहे हो? फिफ्थ, बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज यस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज यस कैरेक्टर। मतलब सेम वही चीज आप ऊपर लिखेंगे हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp3, sp2, sp परसेंटेज यस इंक्रीजेस, सो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। इसको बताते हैं which has maximum bond energy? बोलो। नो रोल पे यहाँ पर एक रोल पे रह सकते हैं, कार्बन के पास रोल पेयर नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज होगा। एक लाइन नोट करके, एक लाइन नोट करके भैया क्या लिखना है नोट करके? In case of diatomic species, in case of diatomic species, maximum bond energy is of H2. In case of diatomic species, maximum bond energy is of H2. अगर यही H2 ही कर दिया गया पर किसी एक को हटा के तो H2 हो जाएगा। डायटोमिक स्पीशीज में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? H2। अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मैक्स इज ऑफ H2। बोर्ड पे लिखा गया है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी यहाँ पर क्या करना है? फुल फॉर्म बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। proposed by Gillespie and Nairobi. Main
points are as follows. Main points are as follows. Valence shell electron pair repulsion theory proposed by Gillespie and Naipaul. Main points are as follows. There are two type of electron pair in valence shell of central atom. Bond pair, lone pair. इसको कहेंगे शॉर्ट में बीपी लिखते हैं, एलपी लिखते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर which form bond. Electron pair With not one. which does not form bond. Electron pair which does not form bond. Electron pair which does not form bond. Electron pair which does not form bond. दूसरा पॉइंट देर अकर का मतलब होना, रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम. ऑर्डर ऑफ रिपल्सन सबसे ज्यादा ये पूछता है. लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. 4 more will be repulsion यहाँ से लिखना है, लैंग्वेज यूज करें. यहाँ पर हम क्या रिपल्सन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना क्या होगी, क्या होगी बेटा, कम होगी. और बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी उतना क्या होगी, Yes. कम होगी. और रिपल्सन ज्यादा कब होगा, जब लोन पेयर ज्यादा होगा. अभी पढ़ा दिए बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है. तो रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. कहां पे करना मैं लिख रहा हूं. देयर अकर रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम. सी मतलब सेंट्रल एटम. ऑर्डर ऑफ रिपल्सन दिया गया एलपी, एलपी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. ठीक है. ये हो गया. इसको कहते हैं क्या, क्या वो बताए अभी तो ये बोल रहे थे. देयर अकर रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम. देयर अकर रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम. ऑर्डर ऑफ रिपल्सन लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. इसको करेंगे हम. Yes. चलो एक पॉइंट हम आपको और दिखाएंगे कि अगर किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में लोन पेयर है तो वो डिस्टार्टेड ज्योमेट्री रखेगा. ठीक है. जो भी पॉइंट होगा, इफ सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड हैज लोन पेयर, then geometry of compound will be discarded.
will be distorted. ध्यान रखें, जैसे भी आप CH4 देखो, CH4 ये यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल। रेगुलर, इसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। रेगुलर का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर किसी को कह दें कि टेट्राहेड्रल है तो इसका मतलब उसका बॉन्ड एंगल फिक्स होगा। जिसको कह दिया टेट्राहेड्रल है उसका बॉन्ड एंगल 109.28 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर कितना बेटा? 3 लोन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 पिरामिडल। ये क्या है? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। अब जिसको हम कहते हैं पिरा, इसका बॉन्ड एंगल बता दें अगर आपको, तो बॉन्ड एंगल 107 होगा, ये मैंने बताया था जी सर। लेकिन जिसका भी पिरामिडल है जरूरी नहीं कि 107 हो, जिसका भी क्या हो पिरामिडल हो, जरूरी नहीं है कि क्या हो 107 हो। बात समझ ना? तो ये हो गया रेगुलर ज्योमेट्री। आज 3 टॉपिक हम कवर किए, कौन कौन? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बेसबल थ्योरी। एक बहुत छोटा सा टॉपिक और देख लिया जाता है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। इसको क्या लिखा? फॉर्मल चार्ज। बहुत छोटा सा टॉपिक, 5 मिनट में हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है कई बार स्लिप कर जाता दिमाग से। फॉर्मल चार्ज ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड है नो चार्ज, एक कंपाउंड है नो चार्ज। यहाँ पर एक सीधे फार्मूला लिखा है FC इक्वल टू V माइनस हाफ S माइनस U। ये फार्मूला है। V का मतलब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन, U मतलब अनशेयर इलेक्ट्रॉन, U मतलब अनशेयर इलेक्ट्रॉन। इधर को डाल क्या? अब देखना भैया, इसको चलो हम ओजोन का एग्जांपल लेते हैं। किसका? ओजोन। कितने ऑक्सीजन हैं? 3। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 नंबर कर देते हैं। अच्छा, इसको लिख चुके हैं। अच्छा ध्यान दो, पहले समझ लीजिएगा, इसके बाद आगे गाने लिखिएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। सेव कर लिया 2, सभी के पास 6 थे और सभी ने 2 सेव किया, आपसे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर शेयर्ड में आप लोग बैलेंस में कंफ्यूज नहीं होते हो, अनशेयर्ड में भी कंफ्यूज नहीं होते हो, कंफ्यूज केवल शेयर्ड में होते हो। तो शेयर्ड आप ऐसे देखिएगा, इस ऑक्सीजन से पूछो कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताएगा 8। कैसे बताएगा ये देखो, ऐसे बताएगा ना। अब यहाँ पर इसको 1 कह है तो FC1, तो यहाँ पर बैलेंस कितने हैं ऑक्सीजन में? 6 होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस 8 में कितने टन गिना रहा, हमारे पास कितने हैं? 8 में कितने शेयर किए हैं? 4। 8 में कितने शेयर किए? 8 में 2 ये शेयर किए हैं और 2 ये भी शेयर किए हैं। आप लोग यही करते हो,
कितना शेयर किया तो आप एक 2 बता देते हो, गलत। समझ रहे हो ना, आप इसको छोड़ देते हो, यही गलत कर बैठते हो। पहले आप उससे पूछ लो भैया आपके पास कितने कान है, जितना बताए तब देखो उसमें कितना शेयर किया है। 8 बताया तो 8 में गिनो, तो ये 8 में किसको भी गिनाया था ना, इसका मतलब ये भी शेयर किया हुआ है, तो 2 2 4 शेयर किया है, तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू 4। अब माइनस 2 और 2 4 अनशेयर्ड, तो कितना हो जाएगा 6 - 2 - 4 बराबर कितना 0। FC2। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस ऑप्शन से पूछो आपके पास कितने टर्न है, तो ये भी 8 गिनाएगा। अब कैसे गिनाएगा तुम देख लो, ऐसे गिनाएगा ना। तो यहाँ पर बैलेंस तो 6 हैं, शेयर कितने हैं, कितने शेयर हैं 6, 2 2 4 2 6, तो 1/2 × 6 माइनस अनशेयर्ड 2, तो कितना हो जाएगा 6 - 3 - 2 दैट इज +1। और FC3 यहाँ पर, अब इससे पूछो कितने कान, तो बताएगा कितना भैया 8। इस 8 में कितने शेयर हैं, पहले तो बैलेंस तो कितने शेयर हैं, यहां से बोला कि है ना ये 2 शेयर है, तो कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा -1। तो FC1 0, FC2 +1, FC3 -1। क्लियर हो गया। अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। आप लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ, दिक्कत गलती कहाँ करोगे, शेयरिंग पे दिक्कत करते हो, गलती करते हो। आप उस पार्टिकुलर आइटम का काउंट कर लेते हो, लेकिन जिसके साथ शेयर किया था उसको भी गिना जाएगा। चूंकि बता रहे ना तुम्हारे पास 8 एकान है, तो जब कहेगा तुम्हारे पास 8 एकान है तो इस 2 एकान को भी गिनाएगा, तब उस समय इस 2 एकान को इस ऑप्शन की प्रॉपर्टी नहीं मानोगे। क्यों, तो ये कह रहा कि मेरा एकान है ना, गिनाते समय गिना रहा भैया ये भी मेरा है, तो जब मेरा है तो गिनो, फिर वो भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप करते हो तो फिर आपका गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसको मिटाते हैं, कंपाउंड हैविंग चार्ज। कंपाउंड हैविंग चार्ज, कंपाउंड हैविंग चार्ज। तो यहां पर ध्यान दो, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, यहां पर नंबर ऑफ एटम ऑन व्हिच इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर ऑफ चार्ज अपॉन नंबर ऑफ एटम। ऐसे जान लो कि 2 लड्डू है और 3 लोगों के बीच बांटना है, तो कितना कितना मिलेगा, 2/3 बस वही है। तो 4 को लड्डू मान लो, नहीं हाँ, अपने को अभी माने ही बिठा दे तो यहाँ पर ध्यान दो, PO4 ट्रिपल माइनस में करो, PO4 ट्रिपल माइनस में 3/4। यहाँ पर डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं आपको, ये ध्यान दो, ये D माइनस है ना, तो ये माइनस जरूरी थोड़े है कि इसी ऑक्सीजन को मिले या डबल बॉन्ड इसी के साथ रहे। डबल बॉन्ड यहाँ पर तो आ सकता था, माइनस यहाँ जा सकता था। तो एटम कितने, 4, 4 में कितने 3, तो 3 को बांटना है 4 लोगों के बीच में, तो कितना भाई 3/4 दैट इज 0.75। CO3 डबल माइनस बोलो 2/3, NO3 माइनस 1/3, SO4 डबल माइनस 2/4, SI
ये अब 6 माइनस 2 2/6 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर चार्ज है तो चार्ज कितना है और कितने एटम पर उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। तो ये हो गया। कोई प्रॉब्लम आता है? जब आपको हम डायपोल मोमेंट पढ़ाए थे, समझ लो ना, तो एक क्वेश्चन छूट गया था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना शायद डायपोल मोमेंट से नहीं बताया था। ठीक है, तो चाहे तो लिख लो। ठीक है, ये लिख चुके हो? इसको मिला दें क्या? इधर क्या है? आप ये चीज चाहे तो रफ में लिख के फिर वहां पर पेज फाड़ के वहां चिपका लेंगे। ठीक है, यहां पर आएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पर म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। सर हमें लग रहा है कि क्वेश्चन छूट गया था, बताए थे? पढ़ाया गया साइंस पढ़ाया गया नहीं, आईसी तो पढ़ाया है, ये चीज ये भी है। ठीक है, ध्यान में बेटा, इधर ध्यान दो। म्यू एक्सपेरिमेंटल, जो क्वेश्चन में जो म्यू दिया होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा, और जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट या ड्यूरेशन होगा। ठीक है, तो बस एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे, एक HCl वाला सबसे ज्यादा पूछता है, उसको कर ही लेते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl is 1.27 angstrom if its mu is 1.03 D। मैं एज डाटा वही डाटा लिखा रहा हूं जो है। ठीक है, फाइंड इट्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, फाइंड इट्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर बेटा न्यू ऑब्जेक्ट म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना है? 1.03 D, और म्यू ऑब्जर्व आप लिखोगे Q into D, तो Q कितना 4.8 into 10 पावर माइनस 10 लिखाया गया था, और D वही दूरी 1. बोलो बेटा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 6.09, यहाँ पर 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, तीसरे को D बोलते हो। क्या बोलते हो? D। यहाँ से आपको बताए थे 1 D बराबर 1 D बाई बराबर 1 D, तो कितना हो गया? 6.09 D। अब यहाँ पर बताओ, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 1.03, यहाँ पर म्यू एक्सपेरिमेंटल म्यू ऑब्जर्व इनटू कितना बेटा 100, तो कितना बेटा बोलो 1.03 6.09 into 100, तो 16.8% आएगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। हेलो हेलो, बात कर रहे हैं? हाँ जरूर। एक होमवर्क को बोलते हैं, चलो पढ़ाया गया था, क्वेश्चन भी इसे पिछले साल का तुम्हें याद आता है? नहीं यही तब चलो तब क्या, हमें पता नहीं क्यों लग रहा था कि नहीं पढ़ाए, जैसे छूटने नहीं देते कोई चीज़। ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी का दिमाग वो भी पढ़ाया गया। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसको